हेलो दोस्तों। तो हमारा राजस्थान जियोग्राफी जो हमारी चल रही थी उसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा है वो क्या है। वो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या आएगा? राजस्थान की नदियाँ, जो बेसिकली 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से। सॉरी। पहली क्या है? अरब सागरीय नदियाँ, जो राजस्थान में अपवाह क्षेत्र का 17% कवर करती है। और दूसरी क्या है? अंतः प्रवाही नदियाँ, जो अपवाह क्षेत्र का 60% कवर करती है। और तीसरी क्या है? बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, जो 23% कवर करती है। ठीक। तो इस लेक्चर में हम ए और बी पार्ट पढ़ेंगे और सी पार्ट हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर में मैं आपको राजस्थान का अपवाह तंत्र कंप्लीट करवाऊंगा। तो राजस्थान में क्या है? अंतःप्रवाह नदियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। कारण क्या है? यहाँ मरुस्थल का विस्तार अधिक है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय भाग, आपको मैं पहले लेक्चर में ही बोला था कि मरुस्थलीय भाग का निर्माण किस कहाँ पे हुआ है? तैतीस सागर की जगह मरुस्थलीय भाग का निर्माण हुआ है। मरुस्थल के नीचे तैतीस सागर के अवशेष है, तो वहीं से अंतःप्रवाही नदियों का उद्गम है वहीं से। तो अरावली को क्या है? राजस्थान की जल विभाजक रेखा माना जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली के पश्चिम की तरफ अरब सागरीय नदियाँ हैं और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अरब सागर। देखिए, राजस्थान में क्या है कि कुल सतही जल है जो, या नदी जल कह सकते हो, वो देश का क्या है? 1.16%, यानी बहुत कम। ये पानी की स्थिति है राजस्थान के अंदर। भूमिगत जल संसाधन में देश का 1.169% राजस्थान में भूमिगत जल है। मतलब कि राजस्थान में भूमिगत जल भी बहुत कम है। भूमिगत जल के कुल ब्लॉक राजस्थान में 249 है, जिसमें से लगभग 198 डार्क जोन के अंदर आते हैं और 140 क्रिटिकल जोन के अंदर, क्रिटिकल डार्क जोन के अंदर आते हैं, और सुरक्षित जोन 25 है। तो इससे क्या, आप मेंस में अगर राजस्थान की में पानी की कमी के बारे में अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आप फैक्ट डाल देंगे तो आपके डेफिनेटली सीधे 2 नंबर पड़ेंगे। अगर आप में हिंदी का पेपर होता है, पेपर नंबर 4, उसमें ऐसे आता है, अगर ऐसे जल संसाधन से संबंधित ऐसे है, तो उसमें भी आपको ये फैक्ट डालने पड़ेंगे। ऐसे आप जो 9th 10th में लिखते थे वैसा ऐसे नहीं लिख सकते आप। उसमें आपको करंट की योजना जो इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है राजस्थान से रिलेटेड, वो योजनाएं डालनी पड़ेंगी। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके वो एक ऐसे कंप्लीट होगा। बेसिकली ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे के लिए आप स्पेशल तैयारी करने की, आपको पेपर नंबर 4 में हिंदी में ऐसे आता है जो, उसकी अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है। बेसिकली आप मान सकते हो कि वो एक 200 वर्ड का एक क्वेश्चन है, उसको आपको उसी तरीके से लिखना है, उसी तरीके से टैकल करना है। तो पहले अपन देखेंगे अरब सागरीय नदियाँ, जो कि जाकर अरब सागर में गिरती है। तो इसमें बेसिकली मेन 4 नदियाँ हैं: लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। ये मैंने मैप के थ्रू, ये इंडिया का पश्चिमी भाग का मैप है।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में और नाम नाम पूछा जाता है नदियों का, तो आपको ये साइड में डायग्राम ये ऐसे बनाना है। लूनी नदी ये रही, ये कच्छ के रन में जाके ख़त्म होगी लूनी नदी। उसके बाद ये छोटी सी जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये पश्चिमी बनास है, ये भी कच्छ के रन में जाके ख़त्म होगी। और उसके बाद साबरमती नदी है, और उसके बाद माही नदी है। आगे इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि लूनी और पश्चिमी बनास ये कच्छ के रन में ख़त्म होती हैं जाकर। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इनको डिटेल से देखते हैं अब। तो पहली है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नागपाड़ी अजमेर से निकलती है लूनी नदी। और कहाँ जाके इसका ख़त्म होता है? संगम स्थल कच्छ का रन गुजरात में। लगभग ये 500 किलोमीटर लंबाई है इसकी, लूनी नदी की। राजस्थान में 350 किलोमीटर लंबाई है। आपको केवल राजस्थान वाली याद रखनी है, ये आप छोड़ सकते हो। अब देखते हैं अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र के लिए आप क्या टिक रखोगे याद? अपना, बजाज, बजाज प्लेटिना। प्लेटिना से आप याद रखोगे कि अपना बजाज। ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, बै से बाड़मेर, जा से जालोर और जैसे जोधपुर। ये आपको ज़िलों के नाम याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट पूछा जाता है लूनी के अपवाह क्षेत्र के ज़िलों के बारे में नाम बताइए। कोई 5 ज़िलों के नाम बताइए, किसी में 3 ज़िले पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैंने हर नदी के अपवाह क्षेत्र के ज़िलों के नाम के अनुसार ट्रिक बनाई हुई है। वो ट्रिक आप अपने 2-3 बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहने लग जाएंगी ये चीज़ें। अब बात करते हैं लूनी की सहायक नदियों। इसकी ट्रिक क्या है? सूखी बाड़ी खारी जो जवाई से मिली, ये लाइन याद रखनी है आपको। सूखी से सूखड़ी बाड़ी, खारी, जो से जोजड़ी, जवाई से जवाई, से सागी, मिली से मीठड़ी और लीलड़ी, और एक एक्स्ट्रा है गुइया। देखो क्या है, प्री में अगर क्वेश्चन आता है और आपको ये ट्रिक याद है तो आप उसमें आसानी से चूज कर सकते हो। और मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 1, 2, 3 नदियों के नाम लिखने होंगे। सभी के नाम लिखने मेंस में नहीं आएंगे। मेंस में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है लूनी नदी संबंधित, तो उसमें आप 2 से 3 नाम डाल दोगे तो इतने से आपका काम चल जाएगा। और प्री में अगर क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में अलग अलग नाम दिए हुए हैं तो आपको ये ट्रिक याद होगी, थोड़ी बहुत भी ट्रिक याद होगी, उससे आप चूज कर लोगे भी हाँ ये नदी इसकी सहायक नदी है। तो इससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और वैसे 20 के आसपास नदियाँ हैं राजस्थान के अंदर, उनकी सहायक नदियों के हर नदी के 5-7 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। वैसे आपको नाम याद नहीं रहेंगे तो लगभग 100 नाम हो गए नदियों के, तो कितने के नाम याद करोगे? तो इसलिए 1 बार 2 बार ट्रिक पढ़ के और उससे आपको धीरे धीरे याद रहने लग जाएंगी चीज़ें। अब देखते हैं कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़ी अजमेर के अंदर। पहले इसको क्या बोला जाता है? उद्गम स्थल के बाद ये सागरमती नदी कहलाती है। उसके बाद अजमेर से ही एक छोटी नदी है सरस्वती, जो इस सागरमती नदी में मिलती है, और उसके बाद इसका नामकरण होता है लूनी नदी। ठीक, जो कि कच्छ के रन में जाके ख़त्म होती है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बाकी सभी नदियाँ लूनी नदी में, आप अगर देखेंगे लूनी नदी का इस तरफ है तो लूनी नदी में ये बाईं तरफ है सभी सहायक नदियाँ, जैसे गुइया है, बाड़ी है, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई और खारी, सागी। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? पाली। ये बाईं तरफ की नदी है। और ये जोजड़ी जो नागौर से निकलती है। इन सब के उद्गम स्थल आपको याद हो ना हो, आप काम चल जाएगा। पर
लूनी में दाईं तरफ की एक ही नदी है, दाईं तरफ की सहायक नदी। तो ये नाम आपको याद रखना है जोजड़ी का, जो कि नागौर से निकलती है और जोधपुर में मिलती है। लगभग इन सभी नदियों का संगम जोधपुर और बाड़मेर में होता है। और ये मैं आपको पहले भी मैंने आपको लूनी बेसिन पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि जालोर में यहाँ पे नेहड़रन मतलब लवणीय भूमि पाई जाती है, जिसको नेहड़ रन या टाट का नाम दिया जाता है। अब अपन देखते हैं कि लूनी के उपनाम। लूनी को कई अन्य नामों से जाना जाता है। सागरमती, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका नाम सागरमती होता है और उसके बाद सरस्वती नदी आके मिलती है, तब इसका नाम लूनी होता है। लवणवती नदी, क्योंकि इसमें जल है जो खारा है। आधी मीठी और आधी खारी, क्योंकि बाड़मेर के बलोतरा से आगे इसका जल खारा हो जाता है। अंतः सलीला नदी, कालिदास ने लिखा था इसे अपनी कविताओं या अपने शास्त्रों में। अब बात करते हैं रेल या नाड़ा। लूनी के अपवास क्षेत्र को कहा जाता है, जिसका विस्तार मुख्यतः जालोर में है। ये रहा, इसे रन, नाड़ा या रेल ये बोला जाता है। ठीक, तो आगे चलते हैं अपन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जोजड़ी दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। तो जोजड़ी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। अन्य सहायक नदियों के नाम याद रहे ना रहे काम चल जाएगा, पर जोजड़ी का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे बात करें बालोतरा बाड़मेर। लूनी का पानी खारा हो जाता है और लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। अगली क्या विशेषता है? राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी का योगदान 10.40%। 10.40%, ये डाटा आपको पहले भी याद होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत में कितना परसेंट हिस्सा कवर करता है? 10.41 या 40%। अब देखते हैं अपन लूनी से संबंधित बांध। तो पहला है जसवंत सागर या पीचियाक बांध, ये जोधपुर में है। हेमावास बांध, ये पाली में है बाड़ी नदी पर। जवाई बांध है, ये पाली में है जवाई नदी पर। बाकली बांध है, ये जालोर में है सूकड़ी नदी पर। तो ये बांध आपको याद करने हैं। इधर नदियों का दिया हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट दे देगा, और इधर बांध के नाम, तो उनको मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या सीधा आपसे 2 नंबर में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फलाने बांध कौन सी नदी पे है, या लूनी नदी के 3 बांधों के नाम बताइए या 2 बांधों के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन जवाई बांध के बारे में। ये पाली में स्थित है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति सई जल सुरंग के द्वारा की जाती है। सई जल सुरंग क्या है? राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, जो कि उदयपुर से पाली तक है, क्योंकि जवाई बांध कहाँ है? पाली में। क्यों इसका निर्माण किया गया? जवाई में जलापूर्ति के लिए। अब अगली नदी है, तो दूसरी नदी वो है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी, जो कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वतमाला पे एक अमरेरू पहाड़ी है, जहाँ से माही नदी का उद्गम स्थल है, जो एमपी में है। और इसका संगम कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में, गुजरात में। इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर है। लंबाई आप ना भी याद रखो तो काम चल जाएगा, मैं आगे आपको कंपेयर बता दूंगा। किसी भी नदी की लंबाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई आपको बहुत रेयर केस होता है पूछा जाए, जैसे पटवार वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है।
पर आप एक दो नदियों के लंबाई याद रख सकते हैं, जैसे लूनी हुई, चंबल हुई, इनकी लंबाई याद रख लें। हर नदी का ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में अपन देखेंगे कि राजस्थान के अकॉर्डिंग सबसे 4 लंबी, सबसे लंबी नदियाँ, और राजस्थान के बाहर और राजस्थान में से बहने वाली उनकी कुल लंबाई के अनुसार 4 सबसे लंबी नदियाँ, तो उनका कंपैरिजन मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्रम को आप याद रखिएगा और उससे के अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि माही का अपवाह क्षेत्र। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिणतम 2 जिले। अब बात करते हैं अपन कि माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। माही की सहायक नदियों के लिए आप याद रख सकते हो कि ए अन्ना चारपाई में सो जा, ए से अराव, अन्ना से अनास, चारपाई से चाप, मैं से मोरौन, सै से सोम और जा से जाखम। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी माही नदी की। विंध्याचल पर्वतमाला एमपी के अमरेरू पहाड़ी से मेहंद झील बनी हुई है जहाँ से माही नदी निकलती है, और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, खांदू गांव बांसवाड़ा, यहाँ से घुसी। यहाँ पे इसमें पहला डैम है, बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध, और दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध। ये दोनों बांध बांसवाड़ा जिले में है। प्रतापगढ़, जिसे कांठल भी बोला जाता है, ये क्या है, त्रिवेणी संगम। यहाँ पे क्या होता है कि जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती है, यहाँ पे मिलती है इसमें, और सोम नदी बिच्छामेड़ा से आती है और यहाँ पे मिलती है डूंगरपुर में। इस त्रिवेणी संगम को क्या बोला जाता है, बिणेश्वर धाम, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम। एक और बांध है माही नदी पर जो राजस्थान के अंदर नहीं है, कडाना बांध, गुजरात के अंदर है, और ये संगम स्थल लूनी नदी का खंभात की खाड़ी में जाकर नदी खत्म हो जाती है। अब माही नदी के उपनाम देखिए, वागड़ की गंगा, क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, वागड़, और ये आदिवासी बहुल एरिया है तो आदिवासियों की गंगा। प्रतापगढ़ को क्या बोला जाता है, कांठल, तो ये कांठल की गंगा, और ये दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। तो ये नाम आपको ऐसे याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, नहीं तो हर नदी के 4 से 5 नाम है, आपको सीधा रट्टा मारना होगा तो याद नहीं रख पाओगे आप। अब बात करेंगे अपन त्रिवेणी संगम, जो कि डूंगरपुर में बनता है। इसे क्या बोला जाता है, बनेश्वर धाम। जगह कौन सी है, नवा टापरा या नवाटपुरा। कौन सी नदी, सोम, माही और जाखम। इस नदी पे क्या है कि माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, जिसे कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील जनजाति है। अब ये माघ पूर्णिमा कैसे याद रखोगे, माही, मैं से माही बनता है और मैं से ही माघ बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को जोड़ के या कनेक्ट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश किया कीजिए, जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो एक बार याद होंगी फिर भूल जाओगे। अब देखते हैं, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और विश्व की एकमात्र नदी है जो 2 बार काटती है। अब क्या है कि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, कांगो या जायरे, और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार, लिम्पोपो। ये कैसे याद रख सकते हो आप, माँ काली से।
मैं से माही, कै से कांगो या जायरे, और ली से लिम्पोपो। अब ये आप छोड़ सकते हो, कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सुजलाम सुफलाम, माही नदी की सफाई के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, काफ़ी पुराना है तो इसको स्किप कर सकते हो आप। ये परियोजना चलाई गई थी बाड़मेर में और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, ट्राम्पे महाराष्ट्र में है जो, उसके द्वारा संचालित की गई थी, वित्त पोषित उसके द्वारा थी। तो ये छोड़ सकते हो आप, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है ये प्रोजेक्ट। अब देखते हैं कि राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। माही नदी। ये देखिए, यहाँ से प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाती है। अब देखेंगे अपन माही नदी के बांध। तो माही नदी पर जैसे मैंने आपको पहला बताया, पहला बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा जिले में है। दूसरा बांध कौन सा है, कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा जिले में है। तीसरा है कंडाना बांध, ये गुजरात में है। माही नदी पर 3 अन्य परियोजनाएं चलती हैं, जो कौन सी है, सोम कागदर परियोजना, ये उदयपुर में है, और सोम कमला अम्बा परियोजना, ये डूंगरपुर में है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा, और पहले भी कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि सोम कमला अम्बा कौन से ज़िले में संचालित है परियोजना। तो आपको ज़िला याद रखना है डूंगरपुर, और सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, क्योंकि दोनों में सोम सोम का यूज हो रहा है और दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। तो ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है, या 4 से 5 नाम दे दिए जाएंगे और उनको मैच करना पूछा जा सकता है। तो ये 2 नाम आप ज़रूर याद रखने हैं आपको 101%। अगला है जाखम बांध, जो कि प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पे। अब पहले की बात करें, माही बजाज सागर बांध की, तो उसमें क्या है, ये राजस्थान और गुजरात के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है कि नहरें निकाली जाएंगी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए भी व्यवस्था होगी, एक से ज़्यादा उद्देश्य, और बिजली उत्पादन में भी इसका यूज होगा बांधों का। मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्यों को लेके चलेगी। इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, 45%, और गुजरात का 55%। ये प्री में पूछा जा सकता है आपसे। अब विशेषताएं देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है माही बजाज सागर, और आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत की बात करें, पहले स्टेज में कौन सी, 25 मेगावाट की 2 यूनिट थी तो 50 मेगावाट हो गया, और दूसरे स्टेज में 45 मेगावाट की 2 यूनिट थी तो 90 यूनिट हो गया। टोटल 140 मेगावाट का उत्पादन होता है यहाँ से। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है। अगला अपन देखते हैं जाखम बांध। ये राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। और ये स्थित कहाँ पे है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, ये आपको याद रखना है फैक्ट, 81 मीटर। तीसरी नदी कौन सी है, पश्चिमी बनास। इसका उद्गम होता है नया सानवारा सिरोही से, और संगम कहाँ होता है, लिटिल कच्छ का रन गुजरात में। अपवास क्षेत्र है इसका सिरोही। और इसकी सहायक नदियां, 2 ही नाम याद रखने हैं आपको, कुकड़ी और सूकली। देखिए सहायक नदियों में क्या है, एक्स्ट्रा नाम दिए हुए हैं मैंने। बुक्स में जाओगे आप राजस्थान अध्ययन की और किताबों में तो इतने ज़्यादा नाम नहीं दिए हैं। तो आप जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको, तो वही नाम ज़्यादा, उन पे ज़्यादा गौर कीजिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। तो इस नदी की 2 ही सहायक नदी हैं,
आपको याद रखना है। तो इस नदी के किनारे स्थित शहर कौन से है? आबू सिरोही और डीसा नगर। चौथी नदी कौन सी है? साबरमती। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? पडराना पहाड़ी, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। संगम खंबात की खाड़ी, राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 45 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र उदयपुर है इसका। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो आप हर ट्रिक के आगे उस नदी का नाम जरूर लिखें, और उस नदी के नाम के साथ वो आपको पूरी लाइन ट्रिक वाली याद रखनी है। तो आप ट्रिक को ऐसे याद किया कीजिए, साबरमती वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे वेत्रकी, से सेई, है से अतमथी, में से मेशवा, माँ से मानसी और माजम, और वा से वाकल। साबरमती के किनारे स्थित प्रमुख शहर। अब बात करते हैं अपन साबरमती की सहायक नदियों की। सहायक नदियों की जल सुरंग की। सहायक नदियां मैं आपको बता चुका हूँ कि साबरमती वैसे हमें वाह चाहिए। अब पहली आ गई सेई जल सुरंग, जो मैंने आपको पहले बताई थी। इसकी स्थिति क्या है? उदयपुर से पाली। राजस्थान की पहली जल सुरंग है, जवाई बांध में जलापूर्ति की जाती है। दूसरी है मानसी वाकल जल सुरंग, इस पे स्टार लगा दीजिए, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थिति क्या है? उदयपुर। और इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है ये, 11.2 किलोमीटर। ये लंबाई भी आपको याद रखनी है। देवास मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलापूर्ति करती है ये। ठीक। तो अब अपन अंतःप्रवाही नदियाँ दूसरे लेक्चर में रखते हैं। दूसरे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में नेक्स्ट में, अंतःप्रवाही नदियों के बारे में। ये लेक्चर छोटा है, शॉर्ट में है, तो आप इस यहीं रखते हैं। तो आपको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं।